हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम कुछ 10 मेथड को डिस्कस करेंगे आज, और कुछ इतने ही 10 to 13 मेथड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड एक बड़ा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है, समझना जरूरी है। डायरेक्टली से ज्यादा इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पुट कर लिए जाते हैं। अगर आपकी समझ बेहतर है तो आप पेडागोजी के बहुत से क्वेश्चन यहाँ से डील कर लेते हैं। ये कुछ 10 मेथड आपके सामने स्क्रीन पर है। ये एक सीक्वेंस में है, इनको अभी समझेंगे कि सीक्वेंस में क्यों डाला गया है। पहला है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, और 10th है आपका प्रोजेक्ट मेथड। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जहां पर मेथड से रिलेटेड व्यक्ति जिन्होंने दिया है, प्रोपाउंडर हैं, उनको डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर डिस्कशन अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलेंगे। फर्स्ट मेथड है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड। इससे पहले हमें समझना होगा कि मेथड क्या है। स्टोरी टेलिंग को हम तब स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं कि मेथड को हम पढ़ते क्यों हैं। मेथड क्या है? बेसिकली एक टूल की तरह है। आपके हाथ में बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे कोई भी पेंटर है तो वो कैनवास के थ्रू बहुत अच्छे से पेंटिंग को बनाता है। टीचर के हाथ में क्या है? वैसे ही टीचर के हाथ में मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपकी एबिलिटी पर। मेथड क्या है? एक तरीका है आपके लेसन को प्रेजेंट करने का, वेज हो सकता है जिसमें आप प्रेजेंट करें। अब ये मेथड है, टूल की तरह है, जिनसे आप लेसन को प्रेजेंट करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिबल बनाएंगे बच्चे के लिए। दूसरी एक चीज, हर एक मेथड का अपना एक पॉजिटिव है और अपना एक नेगेटिव है, और ज्यादातर तो पॉजिटिव ही है। डिपेंड करता है जो टीचर है उसकी क्या एबिलिटी है, क्या नेचर है, बच्चे की एज, क्लास, जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है, टॉपिक जो है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड अपनाएंगे। या वेरियस मेथड को आप एक साथ मर्ज भी कर लेते हैं। तो ये मेथड क्या है? टूल्स है जो हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। बच्चे की एज के अनुसार, उनकी मनोदशा के अनुसार, टॉपिक के अनुसार अलग अलग मेथड को चूज करेंगे। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक मेथड बेस्ट है और सिर्फ एक मेथड खराब है। कोई भी मेथड हो, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से खराब हो, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होगा ही। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मेथड क्या है? प्रेजेंट करने का एक तरीका है, वेज है, टूल्स है, जिसको आप प्रेजेंट किस बेसिस पर करते हैं? बच्चे की एज, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है क्लासरूम में। स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन विधि, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है ये। कहानी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टीचिंग में। कहानी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टीचिंग में। अगर आप एक अच्छे शिक्षक नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप एक अच्छे अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। स्टोरी टेलिंग से एक तो आपका फोकस डेवलप होगा, दूसरा आपका इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति डेवलप होगी। जब आपको परियों की कहानी सुनाई जा रही है या आपको कोई भी साइंटिफिक स्टोरी आपको सुनाई जा रही है तो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में पूरा का पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। आप कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक स्टोरी है। मान लीजिए आप बिल गेट्स जी का कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, वो राइटर इस तरह से बांधता है कहानी को कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, जिससे आपकी इमेजिनेशन की जो पावर है वो बेहतर होती है। आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उस टाइम पर उसी स्टोरी के इर्द गिर्द होता है। आप उसके बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं एक पूरा ग्राफ सेट करते हैं अपने माइंड में उस स्टोरी के थ्रू। एक लाइन में बात करें तो एक वर्ड क्रिएट होता है आपके मस्तिष्क में उस स्टोरी को लेकर के। और क्या है, आपकी वोकैब बेहतर होती है। दूसरा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा चीजों को लेकर के। अब ये कहानियां किसके विषय में हो सकती हैं? जो ग्रेट लीडर रहे हैं हमारे, उनके विषय में हो सकती हैं, किसी एक खोज के ऊपर हो सकती है, या साइंटिस्ट के विषय में भी हो सकती है।
सोशलिस्ट गांधी जी, बहुत सारे लोग जिन्होंने कुछ बदलाव लाया, जैसे मदर टेरेसा जी, इन्होंने बीमार, गरीब, अनाथ और बहुत सारे मरते लोगों की मदद की। बिल गेट्स जी को भी ले लेते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बहुत बड़े संस्थापक यानी फाउंडर रहे हैं। और कुछ इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे दिमाग एक्टिव होगा, उसकी थिंकिंग पावर और रीजनिंग पावर कहीं ना कहीं डेवलप होगी। तो इस स्थिति में ये कहानियां अलग अलग तरह की हो सकती हैं। वोकैब बिल्ड होगी, इंटरेस्ट बनेगा, और सबसे बड़ी बात, एज अ टीचर आपके सामने चैलेंज क्या होगा, अगर आप ऐसी कहानी सुना पा रहे हैं, आपकी जो कला है कहानी की, वो ऐसी होनी चाहिए जो बांध पाए बच्चों को, या जहां पर आप मौजूद हैं अपनी बात को उस तरह से कह पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी विधि है। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कहानी विधि का। और दूसरा एक चीज, इससे जुड़ा कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं है कि कहा जा सके कि स्टोरी टेलिंग किसी एक व्यक्ति ने दिया है। जहां पर भी नाम ना बताया जा रहा हो, आप समझ लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होगा। वो मेथड एक जर्नल फिनोमिना होगा। अब इसके कुछ फायदे भी देख लेते हैं, जैसे कहानी द्वारा बच्चों की जिज्ञासा को सेटिस्फाइड करके यानी संतुष्ट करके उन्हें अनुशासित भी किया जा सकता है, उन्हें डिसिप्लिन भी सिखाया जा सकता है। इस विधि से बालक अपने गुप्त भाव यानी सीक्रेट सेंस को व्यक्त करने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। बालक को विभिन्न कैरेक्टर यानी पात्रों के कथन को दोहराने के लिए कहा जा सकता है, जिससे उनकी झिझक यानी हेजिटेशन दूर होती है। मतलब बच्चे बोल्ड बनते हैं कहीं ना कहीं और अपनी बात को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं अच्छे से। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, देखते हैं। इफ द स्टोरी टेलर डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल, एक्सटेंसिवली यूज ऑफ द स्टोरी टेलिंग मेथड tend to produce passive listener who receive information without much probing, questioning to understand much better. आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं हुई, बहुत बोरिंग हुई, लंबी हुई, तो क्या होगा, टायरसम प्रॉब्लम हो जाएगी। टायरसम प्रॉब्लम मतलब बच्चा सीख नहीं पाएगा उतने अच्छे से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है स्टोरी को लेकर के। अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जो हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इसको इजीली सिखा सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग मेथड के माध्यम से यानी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं चीजों को लेकर के। सेकंड है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड यानी पुस्तक विधि। मतलब हमारी जो किताब वाली कहानी है, पुस्तक विधि जो मेथड है, उनमें कुछ मेथड टीचर सेंटर्ड होते हैं और कुछ मेथड जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, कुछ एक्टिविटी सेंटर्ड होते हैं और कुछ आपका थिंकिंग स्किल से भी रिलेटेड होते हैं। तो टीचर सेंटर्ड वो जहाँ टीचर ज्यादा एक्टिव होगा और चाइल्ड सेंटर्ड वो जहाँ बच्चे को फ्रीडम होगी अपने आप से एक्टिविटी करने की। तो ये दो चीजें आप अपने हिसाब से जोड़ते रहेंगे। स्टोरी टेलिंग में क्या है कि टीचर ज्यादा एक्टिव रहता है लेकिन बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है। टेक्स्ट बुक मेथड में ये जरूरी नहीं है कि चाइल्ड सेंटर्ड है, इसको हम टीचर सेंटर्ड में भी डाल सकते हैं या टेलिंग मेथड में भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, आप क्लासरूम में भी देखते हैं। जब से बुक बनी है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकली अनहेंस्ड वे में बनाई जाती है। जैसे एनसीईआरटी भी बनी है, वो टेक्स्ट बुक बनाता है, तो वो किस बेसिस पर बनाएगा, बच्चे की एज को ध्यान में रख के, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, इसलिए पिक्चर्स ऐड की जाती हैं बुक में, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े। वो पिक्चर्स को देख के ही स्टोरी को अपने माइंड में सेट कर ले, क्रिएट कर ले। मतलब जो पिक्चर है वो बच्चे का बेस बना सके। इसके अलावा जो उसके सोचने का तरीका हो सकता है, एक्सरसाइज है, जो भी एक्टिविटीज है आपकी बुक में, वो बच्चे के क्लास और उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए डाली जाती है। तो इसमें दो तरीका हो सकता है।
एक तो टीचर पढ़ के सुनाए और साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताता हुआ चले, हाईलाइट करता हुआ चले। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बच्चों को खुद लाउड रीडिंग के लिए या साइलेंट रीडिंग के लिए करने के लिए कहा जाए, जिससे उनकी कॉम्प्रिहेंशन का जो पार है वो बेहतर होगा, या जो उनकी एबिलिटी है समझने की वो बेहतर हो सकती है, वो बेहतर हो सके। क्योंकि टेक्स्ट बुक मेथड कहीं ना कहीं स्वायत्त बना रहा है बच्चे को, मतलब ऑटोनॉमी में भी लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक से आप खुद समझ पाएंगे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हुआ है, तो आप इंडिविजुअली भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टीचर ही तैयार खड़ा हो तभी आप सीखें। आप इतनी सारी बुक पढ़ते हो तो ये अपने आप में बेनिफिशियल है। टेक्स्ट बुक का डिसएडवांटेज क्या है? टेक्स्ट बुक बोरिंग हो जाए, बच्चे समझ ना पाए, आप अपने अनुसार चला रहे हैं क्लास को, इस तरह के इनके नेगेटिव या डीमेरिट्स हो सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में टूल्स हैं, हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ओके, कि हम क्लास में अपने टॉपिक को कितने इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, बच्चा सीख पा रहा है। ठीक है। थर्ड है हमारा लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेक्चर मेथड से। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो वो है लेक्चर मेथड। इसको हम व्याख्यान विधि भी कहते हैं। इसका एक और नाम है चॉक एंड टॉक मेथड और ट्रेडिशन मेथड भी कह देते हैं, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट बहुत पुराने मेथड में से एक है, जैसे स्टोरी टेलिंग है। चॉक एंड टॉक क्यों कहा जाता है? मान लो मेरे पास ये चॉक है और यहाँ मैं टॉक कर रही हूँ, मतलब मैं बातें कर रही हूँ, तो इसमें चॉक एंड टॉक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा, ट्रेडिशन इसलिए कहते हैं जब से भी ह्यूमन काइंड है, चाहे वो गुरुकुल हो या उससे पहले का टाइम हो, लेक्चर या व्याख्यान बहुत समय से चलता आ रहा है, हमेशा से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड है, इसमें टीचर की भूमिका ज्यादा है बच्चों से। हालांकि आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्टिव कौन हुआ? टीचर। तो टीचर के अनुसार कक्षा चलेगी यहाँ पर। ठीक है। पहले शुरुआत में जब बुक नहीं थी, सिस्टम चॉक वाला नहीं था, तब सिर्फ टॉक से चलता था ये। इस मेथड में जरूरी नहीं है कि किताब की मदद लेकर के, नोट्स की मदद लेकर के लेक्चर दें। हालांकि ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप अपने दिमाग से एक डिस्कशन में व्याख्यान करें किसी भी एक टॉपिक पर। लेक्चर मेथड कैसा होना चाहिए? फर्स्ट, ये सिस्टमैटिक हो, लॉजिकल हो, इम्प्रेसिव हो। इम्प्रेसिव कह सकते हैं, या जो कनेक्ट करने वाला हो, जिससे अटेंशन बना रहे बच्चे का। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टमैटिक वे में चले। भाई आज हमने 10 मेथड डिस्कस करने हैं, तो पहले हमने ये किया। ठीक है। ये शुरुआत के जो मेथड हैं ये आपके क्या हैं? ज्यादातर टीचर सेंटर्ड हैं। फिर जब हम क्वेश्चन आंसर मेथड पर जाएंगे तो धीरे धीरे ज्यादा एक्टिव मेथड की तरफ आएंगे। सिस्टमैटिक वे में आज का जो लेक्चर है वो हमने तैयार किया है। सिस्टमैटिक हो, एक सिस्टम से चले कि भाई इसके बाद ये इजी टू कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नोन टू अननोन की तरफ जाएगा। एक लॉजिक हो उस बात में, आप क्या चीज कहाँ कैसे करवा रहे हैं उस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। इम्प्रेसिव हो, थोड़ा आप जोड़ के रख पाए क्लास को, ऐसा ना हो आधे बच्चे ध्यान दे पा रहे हैं और आधे बच्चे सो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ डीमेरिट्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो मेरिट क्या है इसका? पहले हम इसके मेरिट को देख लेते हैं, मतलब क्यों यूज करते हैं इसको जब ये इतना बोरिंग है और टीचर सेंटर्ड है। तो आप इसको इफेक्टिव बना सकते हो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ करके, ताकि आपको पता चले कि आपका जो बच्चा है वो कितना एक्टिव है। क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, इसको बेहतर बनाने का एक तरीका है। दूसरा, आप सिस्टम में लेकर के जाएंगे, लॉजिकल होगा, और जो बड़ी ऑडियंस है, मान लो 100, 200, 250 लोग हैं, उनको आप कम समय में कम रिसोर्सेज में डील कर लेते हैं। मान लो आपके पास बहुत ज्यादा संसाधन अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लेक्चर के थ्रू उनको आप डील कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में ज्यादा ऑडियंस कहें या लोगों तक इसकी रीच कहें,
वो बड़ी है, वॉस्ट रीच कह सकते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस तो यही रहता है कि एक तो बड़े सेशन जो होते हैं वहां ये काम में लिया जाता है, कम संसाधन में ज्यादा लोगों तक रीच बनाई जा सकती है और ये चीप भी है। अटेंशन सीकिंग के लिए आप इसको बीच बीच में क्वेश्चन पुट करके आप इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा एक्टिव रहे। डीमेरिट्स देख लेते हैं, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, मतलब इसकी खामियां क्या है। ऐसा हर इंसान में होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई भी ईश्वर का रूप नहीं हो सकता कि सब कुछ अच्छा हो। तो डीमेरिट में क्या है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकता है, टायरसम हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखें तो। दूसरा क्या है, ये पैसिव लर्नर पैसिव लिसनिंग को ज्यादा प्रमोट करता है, मतलब बच्चे ज्यादा एक्टिव नहीं है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है, करके सीखने वाला, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं, उसकी अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने के प्रिंसिपल के। बोरिंग और टायरसम हो सकता है अगर बीच बीच में क्वेश्चन ना पूछा जाए तो। टीचर सेंटर्ड है अगर देखा जाए तो, पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड है। हालांकि आप थोड़ा बदलाव और फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। पैसिव लिसनिंग पर ज्यादा ध्यान देता है ये, कि मतलब एक्टिव रहने की बजाय बच्चा पैसिव लिसनर बन के रह जाए। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखता, सबको एक ही डंडे से हाँकता है, मतलब बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। डेमोन्स्ट्रेशन को साइंस में बहुत यूज किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है और किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। साइंस से रिलेटेड बहुत सी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाती हैं। प्रदर्शन करेगा टीचर, एक्सप्लेन भी करेगा, एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल करेगा और आपके सामने कुछ चीजों को दिखाएगा। मान लो सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो सोलर सिस्टम में तो आपको नहीं ले जाया जा सकता, तो आपको एक वीडियो दिखा दी, तो उससे क्या हुआ, आप पूरा देख पा रहे हैं प्रोसेस को कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। इसमें एक्टिव भी है बच्चा, और दूसरा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जहां उनको जाने से हानि हो सकती है या वो नहीं जा सकते या संसाधन नहीं है, वहां उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है ग्लोब वगैरह के थ्रू भी। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन में यूज होता है। तो जैसे सोलर सिस्टम आप समझा सकते हैं, सोलर सिस्टम हुआ या जल चक्र हुआ, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, आपने देखा होगा। वो थर्मोकॉल के थ्रू सारे मॉडल वगैरह बना करके ले जाते हैं बच्चे, तो वो भी कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन का ही काम करता है। आजकल यूट्यूब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बहुत सारी चीजें टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है वीडियो के थ्रू, और एक्सप्लेन भी कर सकता है साथ के साथ। ठीक है, तो इसमें हालांकि टीचर सेंटर्ड है, बच्चे रियल एक्सपीरियंस नहीं ले पाते, बट हाँ फिर भी बेहतर है। ट्यूटोरियल मेथड, शिक्षण विधि, मतलब आप बहुत सारे ट्यूटोरियल देखते हैं, कुछ भी आपको सीखना हो, मान लो कोई कैमरा कैसे वर्क करता है, गए आप ट्यूटोरियल पर, आपने देखा। हालांकि क्लासरूम में इसका थोड़ा मतलब बदल जाता है, और इसको किस तरह से यूज करते हैं ट्यूटोरियल में, होमोजीनियस ग्रुप बना दिए जाते हैं। होमोजीनियस ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका होमोजीनियस और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो प्रकार के ग्रुपिंग हैं। होमोजीनियस मतलब सेम, होमोजीनियस में एक प्रकार के बच्चे होंगे, मतलब एक जैसी एबिलिटी होगी, लगभग एक जैसी एबिलिटी, बिल्कुल एक जैसी एबिलिटी तो किसी की नहीं होती यहाँ पर। अगर आपने होमोजीनियस ग्रुप बना दिया तो इंडिविजुअली भी आप इसे अटेंशन दे पाएंगे। जैसे कोई सवाल दिखाना है तो उसको आप बता सकते हैं, ऐसे होगा ग्रुप में, पूरा ट्यूटोरियल दिखा सकते हैं, तो ये ग्रुप में काम करता है। और हेट्रोजीनियस क्या है, सब अलग अलग होंगे, जैसे ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, तो यहाँ अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड कहेंगे इसको। सोक्रेटियन मेथड भी कहा जाता है, मतलब सुकरात ने इसको दिया था।
सुकरात कौन थे? एक ग्रीक फिलोसोफर थे, यूनानी दार्शनिक कह सकते हैं, जिन्होंने कहा हमारे अंदर हमारी स्पिरिट में है नॉलेज, उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं। इसमें हम बेहतर इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को। इसमें दोनों सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपका टीचर है वो भी और जो आपका लर्नर है वो भी। एक एक्टिव लर्निंग हो रही है कहीं ना कहीं। हालांकि ये भी टीचर सेंटर्ड है, आपके क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किस तरह से पुट किया आपने, कितनी फ्रीडम दी बच्चे को जवाब देने की, अपना विचार व्यक्त करने की, ये टीचर सेंटर्ड ज्यादा है। आइडियलिज्म से बिलोंग करते थे सुकरात। जो आदर्शवादी लोग हैं वो वैसे भी एक आइडियोलॉजी बना के चलते हैं। एक्टिव लर्निंग को, चाइल्ड सेंटर्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी उस टाइम पर। तो क्वेश्चन आंसर विधि ग्रीक सुकरात ने दिया, मतलब यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने कहा हमारे अंदर एक स्पिरिट है नॉलेज की, उसको बाहर निकाला जा सकता है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। टीचर और स्टूडेंट दोनों सीखते हैं। इसमें बेहतर थॉट को जो प्रोवोक करे उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मौका दिया जा सकता है बच्चों को सोचने का, समझने का। इसमें बेसिकली उसके जो भाव हैं बच्चे के वो निकलकर बाहर आ रहे हैं और टीचर स्टूडेंट दोनों सीख रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है कि इसको सुकरात ने दिया। ठीक है। 7th है हमारा डिस्कशन मेथड, परिचर्चा विधि। इसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर ध्यान रखना क्या जरूरी है, यहाँ पर डिस्कशन होगा। बच्चा भी एक्टिव है और ऐसा भी हो सकता है टीचर और बच्चे के बीच में डिस्कशन हो, टॉलरेंस डेवलप हो। यहाँ पर डिस्कशन होता है प्रॉपर, चाहे टीचर बच्चे को कोई टॉपिक दे दे या ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दे और डिस्कशन करे उसके साथ, या बच्चे आपस में डिस्कशन करें। तो यहाँ क्या होता है, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट होती है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में बैठती है, डेवलप होती है। आप जाते हैं डिबेट कंपटीशन में तो ये वही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होगा, टॉलरेंस क्या है? तो एक तरह से हम सहिष्णु, सहनशील बनते हैं, दूसरे का जो प्रोस्पेक्टिव है उसको सुनने के काबिल बन पाते हैं। किसी ने अपने विचार व्यक्त किए और हम टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे, हम उसको सुनने की बजाय अपना ओपिनियन स्टार्ट कर दे रहे हैं, मतलब हम सुन नहीं पा रहे हैं, इतने इंटॉलरेट हो गए हैं हम, किसी और का प्रोस्पेक्टिव हमसे सुना ही नहीं जा रहा। तो यहाँ इस चीज का क्या होता है, एक तरह का डेवलपमेंट होता है कि आप बौखला ना जाए किसी की भी बात सुनकर, दूसरे का प्रोस्पेक्टिव सुनकर आप अपने तरह से जवाब दे पा रहे हैं जो आपकी समझ है उसके अनुसार। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस अच्छा होगा बच्चे का, यहाँ पर रीजन अच्छा होगा, तर्क बेहतर होगा। ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था इसको। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, उनके सामने एक प्रॉब्लम पोज की जाती है, देन क्या होगा, जो उसकी अकरेंस है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, ह्यूरिस्टिक में हम पहले से सोचते हैं, जिसको हम परिकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस का इस्तेमाल होता है यहाँ पर पहले, फिर आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जैसे टेट में लोग क्यों फेल हो रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना करेंगे आप अपने दिमाग में कि हो सकता है मार्केट में अच्छे टीचर अवेलेबल ना हो सकता है मार्केट में अच्छी बुक अवेलेबल ना हो सकता है बच्चे को सही गाइडेंस ना मिल पा रही हो सकता है पेपर टफ या फिर हो सकता है सही तरीके से प्रिपरेशन ना कर रहे हो बच्चे, हो सकता है इसका एक जो पुराना सिस्टम है एग्जाम का, जो पूरी साइकोलॉजी है उसको ना समझ पा रहे हो बच्चे। इतनी सारी आपने क्या की परिकल्पनाएं लगा दी, ये पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है। अब इसमें से आप बाद में प्रूफ करेंगे और सही चीज तक पहुंचेंगे। ये प्रेजेंट प्रॉब्लम को लेकर होता है, जो वर्तमान की समस्या है उसको सुलझाने के लिए, और ये इमेजिनरी भी हो सकता है। प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि हमेशा रियल हो। ठीक, इसमें अकेले भी इसको किया जा सकता है
और ग्रुप में भी। ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, W.H. किलपैट्रिक ने इसको दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर बेस्ड है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है जो जॉन डुई का, उस पर बेस्ड है। या प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है, मतलब व्यवहारवादी है ये। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है फिलॉसफी का, उस पर बेस्ड है। ये तीनों ही चाइल्ड सेंटर्ड हैं, बाल केंद्रित विधि हैं तीनों ही। लर्निंग बाय डूइंग को ध्यान में रखते हैं ये तीनों मेथड। प्रोजेक्ट मेथड और डिस्कवरी मेथड के लिए हम किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं देते। प्रोजेक्ट में ग्रुप वर्क होगा हमेशा। इसमें जो वर्क दिया जाता है वो समाज के लिए भी हेल्पफुल होती हैं चीजें। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि बच्चे ने खोज की है, समाज के लिए भी हेल्पफुल हो। मान लो बहुत ज्यादा कूड़ा जमा हो रहा है, आपने एक प्रोजेक्ट चलाया 6 बच्चों का ग्रुप बना करके, तो उस तरह से आपने उनको समाज में भेजा, वो गए, इस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की समाज के लिए और खुद के लिए भी। ठीक है। लास्ट है हमारा डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड सोशल साइंस से जुड़ा हुआ हो या तो पास्ट से जुड़ा हुआ होता है। पास्ट का कोई चीज हो सकता है जिसको उनको डिस्कवर करने के लिए कह दिया जाए। ठीक है। थैंक यू।